हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स बाय पीएम में। आज हम बात कर रहे हैं अपने जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसके सेकंड पार्ट की। आपने इस क्वेश्चन का जो वीडियो देखा उसका इतना प्यार मिला कि मुझे दूसरा वीडियो बनाने के लिए विवश कर दिया, तो वो दूसरा वीडियो भी मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और लाइक देवें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका देखिए, निम्नलिखित में से वह सिंधु स्थल बताइए जहाँ से सूती कपड़े के अवशेष मिले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट ऑप्शन है रोपड़, सेकंड ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, थर्ड ऑप्शन है कोट दीजी और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन मोहनजोदड़ो। तो मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में से थोड़ी सी डिटेल। तो मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है और इसको मुर्दू का टीला भी कहा जाता है, ये भी आपको जानकारी होगी। और इसकी खोज करी थी राखलदास बनर्जी ने 1921 में। तो दोस्तों इसका भी ध्यान रखें कि राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई या उत्खनन कार्य करवाया था। वो कार्य हुआ था 1921 में, 1921 में। देखिए दोस्तों, मुर्दू का टीला भी इसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान देना चाहिए इसके बारे में। यहाँ से सबसे पहले सूती कपड़ों के अवशेष मिले हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। मैं पहले ऑप्शन की बात कर लेता हूँ दोस्तों, रोपड़। जो हाल ही में रोपड़ जो पड़ता है वो पंजाब राज्य में है और अभी इसको रूपनगर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो आपको ध्यान रहना चाहिए, रोपड़ जो है ये 1952 से लेकर के 1955 तक डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा के तत्वाधान में इसका उत्खनन कार्य हुआ था दोस्तों। और माना जाता है कि स्वतंत्र जो भारत हुआ 1947 के बाद में, ये भारत की पहली पुरातात्विक खुदाई मानी जाती है रोपड़ के अंदर। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और जो थर्ड ऑप्शन है कोट दीजी, और ये भी पाकिस्तान के एक सिंध प्रांत में खेरपुर ज़िला है, वहाँ पर इसकी खोज की गई। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वो है एक कुल्हाड़ी मिली गई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन बनाते हुए मुझे एक चीज़ याद आ गई है। कहते हैं कि सभ्यता और संस्कृति कभी मरती नहीं है, पर इतना है कि वक्त की मोटी परत के नीचे जरूर दब जाती है, लेकिन समय आने पर उस परत के ऊपर से नई सभ्यताओं का जन्म होता है। और कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आता है कि वो सभ्यता भी वापस मिलती है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्थल ऐसे हैं जो पुरातात्विक स्थल खुदाई में मिले। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है दोस्तों, वो है जैन धर्म के तीर्थकर महावीर स्वामी ने स्वीकार किया था। इनमें से आपके ऑप्शन दिख रहे होंगे दोस्तों आपको कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी, उन्होंने किसको स्वीकार किया। पहला ऑप्शन है ईश्वर के अस्तित्व को नहीं करा दोस्तों, वेदों की अपौरुषेयता को भी नहीं करा उन्होंने, पुनर्जन्म और कर्मवाद को। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको याद भी रहना चाहिए। और इसका जो आंसर है वो है सी, पुनर्जन्म और कर्मवाद को। तो ध्यान रखना। और महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कुंडल ग्राम में हुआ था, और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, इसका आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अशोक के किस अभिलेख से कलिंग युद्ध की जानकारी होती है। तो अशोक ने जो अभिलेख लिखवाए थे उसमें एक इम्पोर्टेंट जो युद्ध था, और ये युद्ध था कलिंग का युद्ध। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ दोस्तों आपको। तो अशोक के जो अभिलेख था वो था 13वां अभिलेख। उस 13वें अभिलेख में अशोक ने जो कलिंग युद्ध हुआ था उसका अभिलेख में वर्णन है दोस्तों। तो जब अशोक का राज्याभिषेक हुआ था तो उसके 8 साल बाद, या सॉरी 8 महीने बाद, 8 महीने बाद कलिंग युद्ध लड़ा गया था, और वो उनकी आखिरी विजय भी थी। लेकिन उसमें जो कलिंग युद्ध में उन्होंने नरसंहार देखा, उसको देख दया नदी है उसके किनारे लड़ा गया था। तो ध्यान देना दोस्तों, जो अशोक का कलिंग युद्ध हुआ उसका जो अभिलेख है वो 13वें अभिलेख में वर्णन है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 है, मौर्यकालीन भारत की विवरण वाली इंडिका के लेखक। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है कि इंडिका के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, और आप सबको भी पता होगा दोस्तों, मेगस्थनीज। तो मेगस्थनीज के बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ दोस्तों। ये जब सेल्यूकस भारत में आया था, तो सेल्यूकस ने, और सबसे इम्पोर्टेंट मेगस्थनीज तो जो राजदूत था वो सेल्यूकस का, और भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का शासक था। और जब उस समय सेल्यूकस ने संधि के लिए भेजा था, तो मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के राज में भेजा था, और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी समय व्यतीत करा, भारत को जाना, भारत के बारे में जाना, और वहाँ से उन्होंने एक बुक लिखी, और उस बुक का नाम है इंडिका। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और उन्होंने अपनी बुक में 7 जातियों का उल्लेख भी करा। उन्होंने अपनी बुक में लिखा था कि उस समय भारत में कोई भी गुलाम नहीं था, और उन्होंने सबसे बड़ा जो राज्य बताया उस समय पाटलिपुत्र को बताया दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कुछ, तो आप याद रख सकते हैं दोस्तों इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षवर्धन ने जयसेन नामक बौद्ध विद्वान को 80 बड़े गांवों की आय दान में दी थी। ये 80 गांव कहाँ स्थित हैं? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो हर्षवर्धन थे, आपको पता होना चाहिए, प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। और हर्षवर्धन ने जो 80 बड़े गांव थे, उनमें जो उनको दान आई थी वो राशि उन्होंने दोस्तों एक ओडिशा में, वो सारे के सारे गांव कहाँ स्थित है दोस्तों? ओडिशा में। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों इनके बारे में। हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। इनकी एक, ये नाटककार और इनको कवि भी कहा जाता है। तो इनके 2 इम्पोर्टेंट नाटक है जिसको आपको याद रख सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। प्रियदर्शिका और रत्नावली, दोनों ही हर्षवर्धन के नाटक हैं। दूसरी चीज़, हर्षचरित्र का नाम सुना होगा, उसके रचयिता बाणभट्ट थे। तो इन्हीं हर्षवर्धन के बारे में बाणभट्ट ने लिखा है। तो ये चीज़ें भी आपको साथ में ध्यान रखनी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? देखो, विक्रमशिला महाविहार लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में विक्रमशील महाविद्यालय बनाया गया था, और ये बनाया गया था पाल शासकों के द्वारा। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की गई थी। नालंदा में देखो दोस्तों, उस समय नालंदा महान शिक्षा का केंद्र था, लेकिन उसमें विद्वता की गुणवत्ता की कमी की कल्पना करी थी। किसने? पाल वंश धर्मपाल ने। उन्होंने सोचा कि क्या पता ऐसा समय आ जावे जब नालंदा में विद्वता की कमी हो जाए। उसको सोचते उन्होंने यहाँ पर विक्रमशिला महाविहार की स्थापना करी। और इसको बाद में एक शासक हुआ था बख्तियार खिलजी, जो 1200 ईस्वी के आसपास हुआ था दोस्तों, उसने इसको नष्ट करवा दिया था। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए दोस्तों, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है इस क्वेश्चन को। और इसका जो मैं पहले बता देता हूँ सही आंसर क्या है, सैयद वंश इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आपको मैं बता देता हूँ कि 1398 में जो आक्रमण हुआ था, उस समय तुगलक शासन बहुत कमज़ोर हो गया था। इससे सैयद वंश से पहले तुगलक वंश था, और तुगलक वंश पे सैयद वंश ने आक्रमण कर दिया था। और उस समय के जो शासक थे वो खिज्र खां थे। जो आपको पूछ ले कि अगर तैमूर के बाद में जो आक्रमण हुए थे उसमें कौन से वंश की स्थापना हुई और किसने स्थापना करी, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो 1414 यानी कि 1414 के अंदर सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने करी थी। और तुगलक शासक उस समय दौलत खान लोदी था, तो वो लोदी को वहाँ से हटा करके सैयद वंश की नींव डाली थी इन्होंने 1414 में। यानी कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट है, सैयद वंश की स्थापना तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में हो गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्थल भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है?
तो दोस्तों इसका भी ध्यान रखना है आपको कि दिल्ली में ऐसा कौन सा ऐतिहासिक स्मारक है जो भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण रखता है। तो इसमें ऑप्शन देखिए दोस्तों कौन सा सही होगा। लाल किला, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, लोधी का मकबरा, ये सारे ही दिल्ली में हैं। लेकिन फिर भी जो भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है वो है ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों हुमायूं का मकबरा। तो ध्यान रखना है। और हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? हुमायूं का मकबरा बनाया था अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम ने। और उस समय के फारसी वास्तुकार थे मिर्जा ग्यास की देखरेख में उन्होंने इस मकबरे का निर्माण कराया था। देखो एक और इम्पोर्टेंट बात मैं इस मकबरे के बारे में बता देता हूँ। अब तक जितने भी मकबरे बनाए गए हैं उनमें सर्वाधिक लोग दफनाने का जो काम हुआ था इसी मकबरे में है। तो भारत में सबसे बड़ा मकबरा होने के कारण इसमें सबसे ज़्यादा लोग दफनाए गए। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप याद रख सकते हो ऐसे। तो हाजी बेगम ने बनवाया था अकबर की सौतेली माँ ने। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। शिवाजी के अधिकारियों और उनके कार्यों के संबंध में सुमेलित नहीं है। जो उस समय अधिकारियों को पद थे और उनके जो काम थे शिवाजी के समय, छत्रपति शिवाजी के समय, वो कैसे थे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। पहला ऑप्शन है दोस्तों देखिए, पेशवा सेनापति का कार्य करता था। जैसे ही मैंने इसको पढ़ा देखो एक बार लगा मुझे ये गलत है और गलत है ही सही। तो पेशवा उस समय ये काम नहीं करता था। पेशवा का जो काम हुआ करता था वो राजा का प्रधानमंत्री होता था। और जब राजा उपस्थित नहीं होते थे तो सारा देखरेख राज्य का पेशवा ही किया करते थे। तो ये गलत है वैसे तो, फिर भी मैं दूसरे भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। मंत्री राज्य दरबार दैनिक कार्यों का संचालन करता था, बिल्कुल सही है। मंत्री को वाक या नवीस भी कहा जाता था। सी ऑप्शन है इसका। अमात्य आय व्यय का लेखा जोखा रखता था, बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों। आय व्यय का लेखा जोखा ये रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुमंत पड़ोसी राज्यों संबंधित, ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेशवा। पेशवा दोस्तों उस समय सेनापति का कार्य नहीं करते थे, वो करते थे प्रधानमंत्री का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? मैं आपको इसकी डेट भी बताऊंगा और पूरी चीज़ें डिटेल से बताऊंगा आपको साइमन कमीशन कौन था, कैसा था। तो देखिए दोस्तों, साइमन कमीशन भारत जब आए थे प्रथम बार तो साइमन कमीशन आया था 3 फरवरी 1928। तो यहाँ पे आपको सनी दे रखा है लेकिन तारीख भी आप याद रख सकते हैं, 3 फरवरी को आए थे वो। और सन आपको इसमें गिवन है 1928 को। तो ये क्या है वो भी बता देता हूँ मैं। तो साइमन जो कमीशन है वो एक तरह से इंग्लैंड के जो सांसद होते हैं उनका एक समूह था और उनके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था जॉन साइमन, इसीलिए इसको साइमन कमीशन कहा जाता था। तो ये इंग्लैंड से भेजे गए थे उस समय भारत में संविधान को देखने के लिए कि भारत में क्या चल रहा है, कैसे किस प्रकार से आंदोलन हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें की जानकारी लेने के लिए इंग्लैंड से इनको भेजा गया था। और जो चेम्सफोर्ड अधिनियम लगा था उस समय उसमें भी असफलता हो गई थी, तो उसको देखने के लिए भी ये आए थे। और इसको जो आए थे इसमें टोटल जो कैंडिडेट थे वो सारे ही 7 जने थे। इसमें टोटल 7 सदस्य थे और सातों ही सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसको श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं दोस्तों आप 3 फरवरी 1928 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही युग्म कौन सा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और मैं इसको न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के साथ आपको अधिकतम जनसंख्या घनत्व के बारे में भी बता दूंगा साथ में, और इनकी क्या ट्रिक है वो भी मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, तो आपको याद रह जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन जनसंख्या घनत्व में सबसे न्यूनतम कौन कौन से राज्य आते हैं उनके बारे में। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो आंसर है बी ऑप्शन। और बी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये रहा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। तो मैं याद करवा देता हूँ, न्यूनतम 5 राज्य हैं भारत के जो कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रखते हैं दोस्तों। तो आप भी देख लीजिए, फर्स्ट नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश, सेकंड नंबर पे आता है मिजोरम,
थर्ड नंबर पे आता है सिक्किम, फोर्थ नंबर पे आता है मणिपुर और फिफ्थ नंबर पे आता है नागालैंड। तो आप ये याद रख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। न्यूज में अरुण रमीसी के मणि नाग के फन में दिखे, तो इस प्रकार से आप इसको, एक शॉर्ट ट्रिक है, वो समय मिलेगा तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ऐसे अधिकतम के बारे में अगर बात करें अपन कि अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं, तो सबसे पहले नंबर पे आता है बिहार, सेकंड पे आता है पश्चिम बंगाल, थर्ड पे आता है केरल, फोर्थ पे आता है उत्तर प्रदेश और फिफ्थ नंबर पे आता है हरियाणा। तो आपको दोनों ही याद रखने हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और फिर आपको पढ़ने हैं क्वेश्चन। पहले देखो, कार्बन डाइऑक्साइड व जल वाष्प ग्रीन हाउस गैस है, फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों ये। सेकंड ऑप्शन है, नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है जिसके कारण ऑक्सीजन की सक्रियता कम हो जाती है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोनों ही जो ऑप्शन है वो करेक्ट हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, जल वाष्प दोनों मिलकर के ग्रीन हाउस गैस बनाती है, और नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है जिसके कारण ऑक्सीजन की सक्रियता बहुत कम हो जाती है। तो ये भी आप साइंस का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको भी ध्यान रखना है कि जो अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय घास हैं उनको कहा जाता है सवाना घास के मैदान। और सवाना घास के मैदान जो है वो दक्षिण अफ्रीका में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहलाते हैं। यहाँ पे क्या पेड़ पौधे छोटे छोटे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो घास की तरह ही हैं। दूसरी तरफ इसमें पंपास भी दिया है, वो दक्षिण अमेरिका का है, इसका आपको ध्यान रखना है। वेल्डस ये भी दक्षिण अफ्रीका का है, लेकिन ये खुले स्थान पे पाया जाता है, और ये आपको ऐसी चीज़ ध्यान रखना। तो इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना दोस्तों, अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान सवाना घास के मैदान कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। सही सम्मिलित करना है आपको। तो एक तरफ जलवायु की किस्म दे रखी है दोस्तों, और दूसरी तरफ उसका क्षेत्र दे रखा है। तो अपन मिलान करते हैं, उसके बाद अपन चेक करते हैं। तो फर्स्ट आपको दे रखा है ऑप्शन विषुवतीय। तो विषुवतीय को मिला दीजिए दोस्तों कांगोस गणराज्य से, वहाँ क्षेत्र में पाई जाती है जलवायु। सेकंड है दोस्तों भूमध्य सागरीय, और ये पाई जाती है कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया क्षेत्र में ही पाई जाती है दोस्तों। सी है आपका मानसून, और मानसून का जो क्षेत्र है वो म्यांमार है। और डी जो है वो सवाना, उसका क्षेत्र है सूडान। तो दोस्तों ये आपके देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है। ये चलते हैं दोस्तों, इसके ऑप्शन कौन कौन से दे रखे, देखो डी ऑप्शन 4 1 2 3। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको सम्मिलित करना है। इस तरफ एक तरफ प्रदेश दिए हुए हैं, दूसरी तरफ आपको जलवायु दी गई है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो अपन मिलान करते हैं दोस्तों, एक बार स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले अपन प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं, कौन सा प्रदेश है और कौन सी जलवायु पाई जाती है वहाँ पे। सबसे पहले बांग्लादेश, और बांग्लादेश की जो जलवायु है वो है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। तो इसको मिला दीजिए एक को आप 4 नंबर से। सेकंड आप देखिए दोस्तों, और आगे क्या है आपके, और बी क्या है आपका दोस्तों, बी देखते हैं कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया में अभी जस्ट देखा था दोस्तों अपन ने भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, अभी जस्ट देखा था, इससे ऊपर वाला क्वेश्चन में यही था। और जो सी है साइबेरिया, और साइबेरिया में उष्ण मरुस्थल पाया जाता है। आपने नाम भी सुना होगा साइबेरिया मरुस्थल का, तो उसी से रिलेटेड करके याद रख लीजिए आप। और डी है आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, तो इसका हो जाएगा शीत शीतोष्ण। तो याद रखिए दोस्तों इसके बारे में आपको। तो अपन ने जो मिलान करा वो है ए में 4, बी में 1, सी में 3 और डी में 2। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इसका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब थोड़ा जल्दी करते हैं दोस्तों। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है वो होती है दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, और इसको NSOB कहते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि NSO के द्वारा
भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, वो बता देता हूँ मैं आपको। जो राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले जो प्रयास किया गया था वो 1867 से लेकर के 1868 में दादा भाई नारोजी के द्वारा किया गया था। तो ये भी याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने प्रारंभ करी या प्रयास करा था, तो वो थे दादा भाई नारोजी 1867 से लेकर के 1868 तक। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों आप। नेक्स्ट देखिए, ये साइंस का क्वेश्चन है। सब्जियों का जो उत्पादन किस खेती के अंतर्गत किया जाता है? तो मैं इसके बारे में आपको सारे ऑप्शन दे रखे हैं और सभी ऑप्शन बता देता हूं दोस्तों मैं, तो आपको और भी अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो याद रह जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, और ऑप्शन ए लिखा हुआ है वर्मी कल्चर। तो वर्मी कल्चर आपने नाम भी सुना होगा, जो कृमि होते हैं उनके उपयोग से जो खाद बनाए जाते हैं, तो इसका जो किया जाता है, इसका जो उपयोग किया जाता है वर्मी कल्चर के अंतर्गत आता है। सेकंड जो ऑप्शन है दोस्तों वो पीसी कल्चर, और पीसी कल्चर मत्स्य पालन उद्योग से संबंधित है, जो मत्स्य पालन करते हैं लोग उनके उनसे रिलेटेड है। थर्ड जो है ऑप्शन है ओलेरी कल्चर, और ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। ओलेरी कल्चर जो सब्जियों का उत्पादन होता है, सब्जियों की जो खेती होती है उससे रिलेटेड ओलेरी कल्चर है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। और लास्ट ऑप्शन दे रखा है इसमें मोरी कल्चर। तो ये भी याद रखना है कि मोरी कल्चर क्या है। मोरी कल्चर दोस्तों सहतूत की खेती होती है, सहतूत के जो पौधे होते हैं उनकी खेती होती है। अब वो सहतूत के पौधे क्यों खेती करते हैं, उनसे रेशम कीट पालन होता है जिससे सहतूत के पौधों की खेती की जाती है। तो मोरी कल्चर उससे रिलेटेड है, तो दोस्तों याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत में क्रेडिट रेटिंग जारी करता है, तो क्रिशियल करता है, इंफ्रा करता है, केयर करता है, उपरोक्त सभी। बिल्कुल आंसर इसका डी है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया गया? इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अवमूल्यन का मतलब होता है कि भारत में से कितने चांस आए कि भारतीय मूल्य, जो भारतीय मुद्रा है उसके भाव में गिरावट आई है, उसका अवमूल्यन हुआ है, उसके भाव में कमी आई है। तो ऐसा अब तक जो मानते हैं वो हुआ है दोस्तों 3 बार ऐसा हो चुका है। सबसे पहले भारत आज़ाद होने के बाद 1949 में ऐसा हुआ था। उसके बाद में 1966 में हुआ, जब चीन व पाक का अपने युद्ध हुआ तो बहुत सूखे की स्थिति आ गई थी 1966 में लगभग दोस्तों, तो उस समय भी अवमूल्यन हुआ था। उसके बाद 1991 में बहुत ख़राब दौर था अर्थव्यवस्था का भारतीय दृष्टिकोण से वो, तो उस समय भी भारतीय रुपये का अवमूल्यन हुआ है। तो 3 बार दोस्तों याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेसल क्या है? बेसल जो है दोस्तों वो है जोखिम प्रबंधन से संबंधित है। बैंक में जो जोखिम प्रबंधन होता है उससे रिलेटेड जो काम होता है वो बेसल के अंतर्गत आता है। तो इसका भी आप ध्यान रखें दोस्तों, बेसल क्या है? बैंक जोखिम प्रबंधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, संसदीय सरकार में राजाध्यक्ष हो सकता है, तो निर्वाचन प्रतिनिधि, वंशानुगत व्यक्ति, मनोनीत व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि संसदीय सरकार में कोई भी राज्याध्यक्ष नहीं होता है, क्योंकि हर बार चेंज हो जाते हैं। तो इसमें अपन ये नहीं कह सकते हैं कि कोई राज्याध्यक्ष हो सकता, निर्वाचित प्रतिनिधि भी नहीं होता है, वंशानुगत व्यक्ति भी नहीं होता है, मनोनीत व्यक्ति भी नहीं होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था जिसका आधारभूत सिद्धांत कार्यकारिणी का विधायिका के प्रति निरंतर उत्तरदायित्व होता है कही जाएगी। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन भले ही बड़ा लग रहा हो लेकिन इम्पोर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा जो होगा आपके क्वेश्चन नंबर 22, और इसमें हो जाएगा संसदीय लोकतंत्र। इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, आपको बता देता हूँ मैं, क्योंकि आपको थोड़ा क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला लगा होगा। तो देखिए दोस्तों कि एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था है और अपने भारत में भी संसदीय व्यवस्था है, उसके अंतर्गत जो कार्यकारिणी और विधायिका होती है वो हमेशा संसद के प्रति उत्तरदायित्व होता है, उत्तरदायित्व उसका होता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि संसदीय लोकतंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश किसको संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र देता है? तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना इसका।
तो जो संबोधित करता है वो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र देता है दोस्तों। और ये जो अनुच्छेद है 124 है दोस्तों, 124 के तहत वो कार्यकाल के दौरान अपना जो त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। अनुसूचित जाति तथा जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया? तो इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों कि अनुसूचित जाति और जनजाति को कौन से अनुच्छेद के तहत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक ये सारे जितने भी अधिकार है वो दिए गए हैं। तो इम्पोर्टेंट याद रखना, और वो अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 17। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये अनुच्छेद नंबर 17। और भी अनुच्छेद के बारे में बताऊंगा मैं आपको। जो 17 नंबर का अनुच्छेद है उसके तहत अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो सांस्कृतिक अधिकार हैं वो दिए गए हैं दोस्तों। इसके अलावा अनुच्छेद 20 की अगर मैं बात कर लूँ तो अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए जो दोष सिद्ध होते हैं उसके संबंध में संरक्षण है कि आप किसी भी व्यक्ति पर दोष रोपित नहीं कर सकते हैं, जबकि वो अगर दोषी है तो उसको सज़ा मिलेगी, लेकिन आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते कि ये दोषी है। तो इसके तहत संरक्षण है अपराधों के दोष सिद्ध के लिए अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 19 की अगर बात करूं तो आपको सबको पता है कि वाक स्वतंत्रता का है, बोलने की जो अभिव्यक्ति है वो अनुच्छेद 19 में अपन को दी गई है। अनुच्छेद 18 की बात कर लेता हूं दोस्तों, उपाधियों का अंत है। आप किसी भी देश में जाकर के किसी भी प्रकार की उपाधि किसी भी देश से ले नहीं सकते हो, उसके लिए आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये 17, 18, 19 और 20 चारों अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको चारों के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से पंचायती राज है तो ये प्रणाली कौन सी होती है? पंचायती राज इंपॉर्टेंट है। द्विस्तरीय होती है, त्रिस्तरीय होती है, 4 स्तरीय होती है, 5 स्तरीय होती है। तो आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों ये होती है त्रिस्तरीय। अब कैसे होती है मैं याद करवा देता हूँ। देखो, सबसे पहले आप ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हो तो ग्राम स्तर की जो ग्राम पंचायतें होती हैं वो होती है। सेकंड में अगर आप पंचायत समिति में रहते हो, मतलब आप तहसील हेडक्वार्टर पे चले जाओ तो सेकंड है। और थर्ड है आपका जिला परिषद, और जिसको जिला स्तर पे कहा जाता है। तो ये तीनों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होती है, तो ध्यान रखना दोस्तों इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 साइंस का क्वेश्चन है। टाइफाइड रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखना दोस्तों, टाइफाइड जब किसी व्यक्ति को हो जाता है तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है उसकी आंतों में पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि उसके आंत खराब हो जाते हैं, आंतों में प्रॉब्लम सूजन वगैरह आ जाता है। तो टाइफाइड रोग होने से मानव शरीर में फेफड़े और फेफड़े के साथ में आंतें सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आंतें। फेफड़े भी है लेकिन इसका जो सही आंसर है वो आंतें हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, और क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, द्रवित पेट्रोलियम गैस जो है कौन सा हाइड्रोकार्बन उपस्थित नहीं होता है? यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस में कौन सा हाइड्रोकार्बन अनुपस्थित होता है? तो इसके लिए 27 जो क्वेश्चन है उसके जो आपका आंसर है वो है दोस्तों मेथेन। तो मेथेन जो होता है वो हाइड्रोकार्बन में उपस्थित नहीं होता है। ये क्वेश्चन समाप्त हुआ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अब चल रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 28 में। जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। कौन सा असत्य कथन है? सबसे पहला मैं पढ़ के सुना देता हूँ दोस्तों आपको। ग्लूकोज को सार्वभौमिक शर्करा कहा जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। ग्लूकोज में एल्डोहेकोज शर्करा पाई जाती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। सेकंड देखिए दोस्तों आगे, थर्ड ऑप्शन है आपका, श्वसन की प्रक्रिया में फ्रक्टोज का विघटन होता है। बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, श्वसन की क्रिया में फ्रक्टोज का विघटन नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए दोस्तों, सभी खाद्य पदार्थों में ग्लूकोज पाया जाता है। ये बिल्कुल सत्य बात है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाकी सब सत्य है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से CNS का भाग है। अब आपको CNS नाम सुन के थोड़ा अटपटा लगा होगा, मैं पूर्ण फॉर्म बता देता हूँ इसकी। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क आ जाता है और मेरुरज्जु आ जाता है। दोनों मिला करके आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों।
लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30। देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन नंबर 30। वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और शायद आपको भी ये क्वेश्चन कंप्लीटली याद होगा। तो इसका आंसर है दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है वो मिथाइल आइसोसाइनाइड है। 3 दिसंबर 1984 में ये जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिसाव के कारण हुई थी। लगभग दोस्तों इसमें 15,000 लोगों की जान गई थी। भले ही डाटा कुछ भी कहता हो लेकिन ओरिजिनल जो हकीकत है उसमें लगभग 15,000 लोगों की मौत हो गई थी। तो बहुत ही दुखद घटना हुई थी दोस्तों ये। तो इसके लिए भी आपको ये जानकारी होना भी ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों आज हमारा ये सेकंड जो सीरीज़ थी वो कंप्लीट होती है दोस्तों, और आप इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। आपके छोटे भाई बहन हैं, बड़े हैं, जो भी तैयारियां कर रहे हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम की, उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट और यूज़फुल वीडियो हो सकता है। तो आप खुद भी देखें, दूसरे के साथ शेयर करें। आपको पसंद आए अगर तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपकी इच्छा पे है वो, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा इस बारे में कि आप इसमें कमेंट ही करो साहब, आप इसको लाइक करो। तो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों इसको आप, तो अब मैं यहीं आपके जो वीडियो है उसको समाप्त करता हूँ दोस्तों। आपका प्यार स्नेह ऐसा ही बना रहे। आपका अपना चैनल है, इसको प्यार और स्नेह ऐसा ही मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, ऐसा ही प्यार हमेशा बनाए रखें।